हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी। आज हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन दी फूड रिसोर्सेज। तो आपकी टेक्स्ट का ये लास्ट वाला चैप्टर है, लेकिन इससे पहला वाला एक और चैप्टर है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में जो सबसे आज जनरल डिस्कशन होने वाला है चैप्टर का। तो सबसे पहले आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत एक जो है बहुत ज़्यादा रेट से भी बढ़ रही है। और तो इस चीज़ को देखते हुए हमें जो है फूड की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती जा रही है। और हमें जो है हमारे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए। इसी तरह इसके लिए आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा एक्सेट्रा। तो ये जो फूड इम्प्रूवमेंट है इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो है क्रिएट की गई, बहुत सारी वेज जो है प्रोवाइड की गई कि अगर हम ये करेंगे तो हम फूड रिसोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक ये थी कि अगर हम अपने जो कल्टिवेबल एरिया है जिसमें हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, अगर हमने उस एरिया को बढ़ा लिया तो हम अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है ये ऑलरेडी जो है डेंसली कल्टिवेटेड है। यहाँ पे बहुत जो ज़्यादा सारा जो लैंड है वो अंडर कल्टीवेशन है। तो यहाँ पे लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाना और लैंड को लाना, तो ये प्रॉब्लम एक है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड पहले ही है और फिर हमें फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे ये करने के लिए। तो वो दूसरी साइड से हमारे इन्वायरमेंट को ठीक डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है लैंड को इंक्रीज करने का, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसी तरह फिर क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक आया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा इस बारे में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उसमें हमने जो अपने फूड क्रॉप्स की इंप्रूवमेंट की थी, हमने अपने लैंड को जो है लैंड को वही रखा, लेकिन उस पर जो है फूड ऐसे क्रिएट किए, ऐसे जो है क्रॉप्स बनाए जो जो एक्सटेंसिवली कल्टीवेट होते थे, जो कम टाइम में कल्टीवेट होते थे और जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते थे सॉइल से। तो उससे क्या हुआ कि हमारी सॉइल डैमेज होने लगी, हमारे जो एरिया थे जहाँ पे हम कल्टीवेट करते थे उनमें जो है फर्टिलिटी कम कम होने लगी और वो जो है फिर डेजर्ट्स में कन्वर्ट होने लगे। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी यहाँ पे फूड रिसोर्स को बढ़ाने की। तो अब क्या करते कि ग्रेन प्रोडक्शन को अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को, सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल की जो डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए बेटर चीज़ है, ठीक। उससे अगर हम इंक्रीज करते हैं अपनी फूड कल्टीवेशन को तो वो वाला ऑप्शन बेटर है। इसी तरह आपकी टेक्स्ट की लाइनें हैं कुछ, वो मैं पहले यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. For a sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, and intervegetative farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है क्रॉप्स भी कल्टीवेट करें, फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाए, लेकिन जो हमारी सॉइल्स है वो भी फर्टाइल रहे, उनमें ज़्यादा जो है फर्टिलिटी ना हो, तो उसके लिए हमें मिक्सड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग एक्स्ट्रा उनको जो है यूज़ करना पड़ेगा। हमें लाइव स्टॉक, सपोज हमें काउ डंग मैन्योर के एज अ मैन्योर यूज़ करके अपनी जो है फार्म्स में उनको लगा के जो है फर्टिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं तो ये वाली जो प्रैक्टिस है ये जो सस्टेनेबल है और ये हमारी सॉइल के लिए भी बेहतर है और हमारी जो फूड इंप्रूवमेंट है वो भी हो जाएगी इससे। तो नेक्स्ट जो चलते हैं वो है कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे क्रॉप यील्ड में, ठीक। सबसे पहले यही है कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम जो है प्रोड्यूस हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी सोर्स है और हमें वो चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए। इसी तरह अगर हम देखेंगे पल्सेस लाइक ग्राम, पी, मूंग, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स का अगर देखेंगे तो मोस्ट फ्रूट जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। या हम बहुत सारी जो है चीज़ें, बहुत सारे जो क्रॉप है वो हम उगाते हैं। सपोज फोडर क्रॉप्स है, सपोज बेरसम है, ओट्स है, सूडन ग्रास, ऐसा ये हम अपनी जो है लाइव स्टॉक है उनको फीड करने के लिए, ठीक, इनको उगाते हैं हम।
अब किसी क्रॉप को अगर ग्रो करना है हमें, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती है कि वो किस एरिया में ग्रो करेगा, उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, उस एरिया में लाइट कितनी है, कि जो वो किस सीजन में ग्रो करेगा वो भी डिपेंड करता है कि लाइट कितनी है उस सीजन में। ठीक इसी तरह, या वहाँ पे इरिगेशन सप्लाई कैसी है, वाटर कैसा है वहाँ पे, या सैलिनिटी कितनी है वाटर में, या वहाँ पे कंडीशंस कैसी है, ड्राई कंडीशन है, वेट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या ग्रो करने के लिए। तो हम इसी बेसिस पे क्रॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप। ठीक है, सिंपल से टर्म्स है खरीफ एंड रबी। खरीफ वाले वो क्रॉप होते हैं जो यूजुअली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। सपोज ये ग्रो करते हैं फ्रॉम रेनी सीजन, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ठीक है, जून टू अक्टूबर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, खरीफ क्रॉप्स जो है ये विंटर में ग्रो नहीं करते। विंटर में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यहाँ से लिखा है हमने नवंबर टू अप्रैल, तो नवंबर टू अप्रैल जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इनको हम दूसरे सीजन में नहीं लगा सकते। सपोज खरीफ क्रॉप को हम रबी वाले सीजन में नहीं लगा सकते और रबी वाले क्रॉप को हम खरीफ सीजन में नहीं लगा सकते, ये वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इसी सीजन में मिलती है, और इस यहाँ पे जो क्रॉप्स है उनको इसी सीजन में मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे खरीफ क्रॉप्स में हमारी एग्जांपल आएगी पेडी आएगा, सोयाबीन, मेज एक्स्ट्रा, जो आपने देखा होगा जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। इसी तरह अगर रबी का देखेंगे तो रबी में क्या है, वीट, ग्राम, पी एक्सेट्रा, ये जो है ये विंटर में ग्रो करते हैं, और ये वाले जो है जून से लेकर अक्टूबर तक ग्रो करते हैं। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 1952 टू 2010। लेकिन हमारी जो फूड प्रोडक्शन है, हमने बहुत सारी चीजें इसमें की। हमने अपने लैंड को भी इम्प्रूव किया, अपने लैंड को जो है इंक्रीज कर दिया कल्टीवेशन के लिए। इसी तरह हमने फूड क्रॉप्स को इम्प्रूव करके नई नई वैरायटी लाके जो है अपने फील्ड्स में, अपने फार्म्स में उनको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 1952 में जितनी फूड प्रोडक्शन थी 2010 में उससे 4 टाइम्स थी वो। ठीक, लेकिन जो लैंड को हमने इंक्रीज किया वो ओनली 25% था। यहाँ पे जितना लैंड था उससे हमने 25% और ऐड किया, लेकिन अपने फूड क्रॉप को हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया सिंस 1952 टू 2010 में। ठीक, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिस फार्मिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब जब हम किसी भी फूड की इंप्रूवमेंट, किसी भी क्रॉप की इंप्रूवमेंट करते हैं, तो हम तब जो प्रैक्टिस है, फार्मिंग प्रैक्टिस है, उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि 3 स्टेज में इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जब पहला स्टेज कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेज की जरूरत पड़ेगी, जब नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा तो थर्ड वाले स्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो पहला स्टेज जो है वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करते हैं। जो एक क्रॉप है इसकी वैरायटी लाते हैं जो सस्टेनेबल होती है, जो कल्टिवेबल होती है पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, और जो यील्ड ज्यादा देती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक, जो क्रॉप वैरायटी है उसको इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब हमने वैरायटी को इंप्रूव किया, हमने दूसरी वैरायटी लाई, अब हमें क्रॉप प्रोडक्शन करनी है इंप्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसी तरह के फर्टिलाइजर चाहिए, हमें वाटर इरिगेशन सप्लाई चाहिए, हमें जो है पर्टिकुलर कंडीशन में उसको रखना है जो उसके लिए सूटेबल है, ताकि वो हाईली प्रोडक्टिव हो। इसी तरह जो थर्ड वाला स्टेज है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट से कि लॉसेस कम हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो, हार्वेस्ट से पहले की लॉसेस कम हो, हार्वेस्ट से बाद की जो है लॉसेस कम हो, उसे जो है इंसेक्ट जो है कम नुकसान पहुंचा पाए, वो रेजिस्टेंट हो उन इंसेक्ट्स को जो उसको डैमेज करते हैं। तो ये चीजें हम जो करते हैं, इससे फार्मिंग प्रैक्टिस को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन तीनों को जो है अलग अलग डिस्कस करेंगे, और हमारा जो है ये वाला टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा प्लांट्स का, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री रह जाएगा। तो पहले हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को डिस्कस करेंगे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में पहले हम देखेंगे कि इम्प्रूव किसी क्रॉप वैरायटी को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन से फैक्टर्स को हम देखते हैं, और फिर कौन से फैक्टर्स को कंसंट्रेट करके हम ये अचीव करते हैं। तो फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड, पहला पॉइंट जो हम इसमें देखते हैं, पहला ही पॉइंट जो देखते हैं वो है, हम ये देखते हैं कि कौन सी क्रॉप वैरायटी हमें गुड यील्ड दे सकती है,
कौन सी क्रॉप वैरायटी ऐसी है जो हमें गुड यील्ड दे सकती है, जिसका यील्ड ज्यादा हो सकता है। सेकंड पॉइंट, यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। अब टर्म हाइब्रिडाइजेशन की मायने क्या है? क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। हम दो प्लांट्स को लेते हैं, ठीक, जो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। एक में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, दूसरे में फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हम इन दोनों प्लांट्स के गेमेट्स को जो है कंबाइन करके एक न्यू वैरायटी बनाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए वो आ जाते हैं। उसमें उस प्लांट के कैरेक्टर्स भी आते हैं, इस प्लांट के कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन प्रोसेस वो है क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, ठीक। तो हमें क्यों करना है जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को, हमें क्यों क्रॉस करवाना है? तो यहाँ पे रीजन ये है कि हमें किसी प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स है जो हमें चाहिए, ठीक। लेकिन सपोज कोई प्लांट है वो यील्ड अच्छा देता है, लेकिन वो रेजिस्टेंट नहीं है ड्रॉट को। यहाँ पे हमारा दूसरा प्लांट है, वो ड्रॉट को रेजिस्टेंट है, ठीक, लेकिन वो यील्ड कम देता है। तो हम दोनों के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक ऐसी प्लांट वैरायटी बना देते हैं जो ड्रॉट को भी रेजिस्टेंट होता है और यील्ड भी ज्यादा देता है। तो वो करने के लिए हमें टर्म जो है, हमें प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन का यूज करना पड़ता है। इट मे बी इंटरवेराइटल। ये इंटरवेराइटल भी हो सकती है, आप दो वैरायटी के प्लांट्स को लाके भी क्रॉस करवा सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। या इंटर स्पेसिफिक, आप दो स्पीशी में, एक स्पीशी है दूसरी स्पीशी है, उसके प्लांट में फ्यू कैरेक्टर्स है, इसके प्लांट में फ्यू कैरेक्टर्स है, हम उनको कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट स्पीशी के प्लांट्स को कंबाइन करके, प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके न्यू वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। और इट मे बी इंटरजेनरिक। ये इंटरजेनरिक भी हो सकती है, आप पर्टिकुलर जिन्नस से दूसरे जिन्नस के प्लांट के साथ क्रॉस करवा के दूसरी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये है कि ये क्रॉस होता है, जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होता है उनके बीच में क्रॉस करके हम न्यू वैरायटी क्रिएट करते हैं। और ये इंटरवेराइटल भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटरजेनरिक भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, और बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। या हम, अगर आप आगे जाके आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें हम कैसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पे हमें लिखा है कि हम कोई, या तो हम इंटरस्पेसिफिक क्रॉस करके, या तो इंटरवेराइटल क्रॉस करके, या तो इंटरजेनेरिक क्रॉस करके एक पर्टिकुलर वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, हम उसके प्रोटोप्लाज्म, उसके न्यूक्लियस में हम कोई एक पर्टिकुलर जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारे हायर क्लासेस है। यहाँ पे अभी वो पढ़ाना मे बी आपको वो डिफिकल्ट फील हो। तो अभी हमें याद रखना ये है कि हम जीन को इंट्रोड्यूस करके भी उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ला सकते हैं और अपनी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, ठीक। न्यू वैरायटी मस्ट बी। अब हमने अगर कोई न्यू वैरायटी क्रिएट की तो उसमें क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। न्यू वैरायटी मस्ट बी प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड। इसका यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका जो यील्ड है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक। हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस मस्ट रेजिस्ट। डिफरेंट कंडीशंस में इसका जो है यील्ड हाई होना चाहिए। ये नहीं कि एक कंडीशन में हाई हो, लेकिन अगर हम उसको दूसरे क्लाइमेट लगाते हैं, पर्टिकुलर कंट्री के दूसरे क्लाइमेट में लगाते हैं, तो वहां पे यील्ड खत्म हो जाता है, ये कुछ नहीं देता है, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं कहलाएगी। इंप्रूवमेंट ये है कि इसको बहुत सारी कंडीशन में, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ कंडीशन जो हमारी कंट्री में पाई जाती है, उसमें इसको हाई यील्ड हमें देना पड़ेगा, तभी ये इंप्रूव्ड वैरायटी कही जाएगी। नेक्स्ट है मस्ट रेजिस्ट एडवर्स कंडीशंस, ठीक। इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये एडवर्स कंडीशन को रेजिस्ट कर सके, सैलिनिटी को रेजिस्ट कर सके, ड्रॉट को रेजिस्ट कर सके, या वाटर जो है स्टैग्नेंट अगर हो या सैलिनिटी बढ़ जाए तो उनको रेजिस्ट कर सके। फैक्टर्स दैट आर डन टू इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज। कुछ फैक्टर्स है जो हम करते हैं कि अपनी क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ चीजें करते हैं या कुछ चीजें फाइंड करते हैं उस वैरायटी में जो हम क्रिएट करते हैं। क्या पहला पॉइंट जो है वो है हायर यील्ड, ठीक। जो भी क्रॉप वैरायटी हमने बनाई है इंप्रूव करके, हमने क्रॉस करके बनाई है या जीन इंट्रोड्यूस करके बनाई है, तो उसमें
यील्ड जो है वो हाई होना चाहिए पर एकड़ या पर हेक्टेयर, जो हम पर्टिकुलर कोई एरिया को डिसाइड करके देख लेंगे। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, हम उसका जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं पर यूनिट ऑफ लैंड। पर यूनिट ऑफ लैंड के लिए हम उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो है यील्ड को इंप्रूव करते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक, नेक्स्ट है इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है इसमें इस तरीके की चेंज करते हैं कि इसकी इसमें जो ये हमें देता है, ये क्रॉप जो ये अपनी सीड्स हमें देता है या अपने फ्रूट देता है, वो इम्प्रूव्ड हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो। सपोज अगर हम कोई चीज प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, हम प्रोटीन की क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कोई चीज हम फैट्स के लिए यूज करते हैं तो हम फैट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। सपोज अगर हमें वीट को, हम उसकी बेकिंग क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें वीट जो है बेकरी में चाहिए तो हम उसकी बेकिंग क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोटीन क्वालिटी पल्सेस में इंक्रीज करते हैं, ऑयल क्वालिटी जो है हम ऑयल सीड्स में इंक्रीज करते हैं, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में हम डिफरेंट जो होते हैं मिनरल्स या वाइटामिन उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं या इंक्रीज करते हैं उनकी क्वांटिटी एटसेट्रा। ठीक, थर्ड पॉइंट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। जो भी क्रॉप वैरायटी होगी उसमें हम क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स के लिए भी, एबायोटिक फैक्टर्स के लिए भी। बायोटिक होते हैं लिविंग फैक्टर्स, सपोज इंसेक्ट्स या पेस्ट्स जो है उनके खिलाफ वो रेजिस्ट होता है और वो उसको डैमेज नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह एबायोटिक फैक्टर्स में हमारा जो है सैलिनिटी आएगा, जो है ड्रॉट आएगा, या तो वाटर जो इरिगेशन, या तो वाटर ज्यादा हो जाएगा या वाटर कम हो जाएगा, तो वो इन चीजों को रेजिस्ट करना चाहिए, तो वो क्रॉप वैरायटी फिर इंप्रूव्ड है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ठीक, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कि उसकी मैच्योरिटी उसके ड्यूरेशन है वो कम हो जाए। ठीक, अगर सपोज आपको कोई भी क्रॉप है और उसको सपोज 3 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में, आपको क्रॉप या सीड्स या फ्रूट्स देने में, अगर आपने उसकी वैरायटी को इतना इंप्रूव किया, ऐसे इंप्रूव किया कि वो 1 महीने में ही जो है अपने क्रॉप से फ्रूट्स देता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन 3 महीनों में उसको 3 बार कल्टीवेट करके जो है उसके फ्रूट्स या सीड्स निकाल सकते हैं, तो उससे हमारी जो है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो यही है कि हम उसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम कर दें। ठीक, एंड यूनिफॉर्म मैच्योरेशन, हम ये भी चाहते हैं कि उस क्रॉप की यूनिफॉर्म मैच्योरेशन हो। इससे क्या मतलब है, अगर कोई क्रॉप है और इसका एक पार्ट जो है वो सपोज 10 दिन पहले जो है मैच्योर हो जाता है और 10 दिन बाद दूसरा पार्ट, इसका दूसरा हिस्सा जो है इस क्रॉप का, इस फील्ड का, वो मैच्योर हो जाता है, तो उसमें हमें लॉसेस हो जाते हैं, हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक, तो उनको कम करने के लिए हम उनको यूनिफॉर्म मैच्योरेशन के लिए जो है क्रिएट करते हैं, यूनिफॉर्म मैच्योरेशन उनमें इंड्यूस करते हैं कि वो यूनिफॉर्मली जो है मैच्योर हो और यूनिफॉर्मली हम उनको फिर हार्वेस्ट करें। इसी तरह है लास्ट वाला है, सॉरी लास्ट बट वन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, उसकी एडेप्टेबिलिटी वाइडर होनी चाहिए। इससे क्या मतलब है, ये डिफरेंट जो है लोकेशंस पे ग्रो करना चाहिए। सपोज ये विंड उन कंडीशन में भी ग्रो करना चाहिए जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, उनमें भी करना चाहिए जहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी कम है। तो अगर इसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी है तो हमें ये क्रॉप जो है, ये वैरायटी जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसे बहुत सारे जो है लोकेशंस पे इससे यील्ड जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, लास्ट वाला पॉइंट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज कोई क्रॉप है, इसके लिए हम टालनेस एंड ब्रांचिंग जो है हम जो है पसंद करते हैं, हमें वो चाहिए। सपोज आप टी प्लांट की बात करेंगे तो टी प्लांट में हमें जितनी ब्रांचेस ज्यादा हो उतने हमें लीव ज्यादा आएंगे, और जितनी लीव आएंगे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो वहां पे ब्रांचिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम उसमें ऐसी वैरायटी ढूंढते हैं जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा हो। या सपोज कोई और है, फॉडर के लिए हम ग्रास जो है कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उस ग्रास के लिए हमें हाइट चाहिए, हमें ज्यादा ग्रास चाहिए, ज्यादा लंबी ग्रास चाहिए, तो उसमें हम हाइट इंक्रीज करने की जो है वो वाली इंड्यूस करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारी जो क्रॉप वेराइटीज है ये इस तरीके से अडेप्ट होना चाहिए कि ये लेस न्यूट्रिएंट्स यूज करें और जो है सॉइल की फर्टिलिटी को पूरी तरह खत्म न करें।
तो इस वाले टॉपिक में क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में मुझे लगता है इतना जो है काफ़ी है। और हमारे टेक्स्ट में इससे इतना तो नहीं दिया है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं टेक्स्ट का हर कोई पॉइंट जो है कवर कर सकूं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक, जो सेकंड वाला पॉइंट था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में इतना मुझे लगता है एनफ है। कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि मैंने जो है डिस्कस नहीं किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो डिस्कस करूंगा। बाकी वही अपने दोस्त को बताना है चैनल के बारे में, चैनल को शेयर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाना है ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।